हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम में ये क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो है एनालाइजिंग आपके यूपीएससी के हर एग्जाम में यूजफुल रहेगा। वो सीएपीएफ हो या सीडीएस हो या एनडीए हो, कुछ भी हो, जो यूपीएससी लेता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले, ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, इसका फीस बढ़ जाएगा, 1000 हो सकता है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पहला आर्टिकल करेंगे, एनटीए रिफॉर्म शुड हैव मीनिंगफुल कंटिन्यूटी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि एनटीए के रिफॉर्म परमानेंट और वेल प्लान होने चाहिए। कोई भी इशू आने पर जल्दबाजी में टेम्पररी एक्शन लेने के बजाय एग्जाम सिस्टम को इंटरनली और इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग बनाना जरूरी है। कोर्ट ने बार बार नई कमेटी बनाने या कमेटी होपिंग से मना किया है। नई पैनल को पुरानी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हीं फाइंडिंग पर आगे बिल्डिंग करना चाहिए, ताकि पॉलिसी पर कंटिन्यूटी बनी रहे। फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन के लीडरशिप में बनी 7 मेंबर कमेटी के टेस्टिंग सिस्टम में डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, ताकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पूरे प्रोसेस के ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बना जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंदन निकाली के चेयरमैनशिप में एक नई टास्क फोर्स फॉर्म की थी। इसका मेन एम एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन यूज करके पेपर लीक और डिजिटल मैनिपुलेशन के कंप्लीटली रोका जा सके। तो मेडिकल एसोसिएशन के पिटिशन ने नीट यूजीसी जैसे नेशनल वाइड लार्ज स्केल एग्जामिनेशन के बार बार होने वाले कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर के हाईलाइट किया है और मांग की है कि एग्जाम इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो जुडिशरी ने यह डायरेक्शन दिया है कि रिफॉर्म सिर्फ टेम्पररी ना हो, इन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के कंटिन्यूसली सस्टेन रखना होगा, ताकि परफॉर्मेंस ट्रांसफर के बाद आने वाले नए ऑफिसर उन्हीं रिफॉर्म पॉलिसी को बिना ब्रेक किए आगे फॉलो कर सके। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मेन फोकस शॉर्ट टर्म फिक्स के बजाय लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन पर फोकस दिया है। राधाकृष्णन ने और नेगली पैनल के टेक ड्रिवन रिकमेंडेशन को सिस्टमेटिकली रिप्लेसमेंट और इम्प्लीमेंट नए जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो, जिसे यूजीसी नीट यूजीसी जैसे बड़े पब्लिक एग्जामिनेशन के ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट ट्रांसपेरेंटली रिस्टोर रहे। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। तो आप देख सकते हैं ये सब हम लोग खुद इंडिया में बना रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव से तहत स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। इसका मेन एम आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म फ्रेमवर्क के अंडर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ जो मिलिट्री अफेयर नोडल अथॉरिटी है, ये डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उन आइटम को नोटिफाई करता है जिन्हें फेज बाय इंपोर्ट माने बैन लिस्ट में शामिल किया जा रहा है।
बैन के लिस्ट में कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्लेटफॉर्म इंक्लूड है, जैसे लाइट टैंक, आर्टिलरी गन, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लॉटरिंग जो मुनिशन और नेवल कन्वर्टन जैसे हाईटेक वेपन को प्रोडक्शन देश में ही हो सके। तो हर नोटिफाइड मिलिट्री आइटम के लिए एक स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट फिक्स हो गई है। ये डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के सफिशिएंट टाइम देता है ताकि वो टाइम बाउंड टारगेट के साथ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सके। ये पॉलिसी डीआरडीओ, डिफेंस, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोलैबोरेशन के प्रमोट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडिजिनेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी और हेवी इन्वेस्टमेंट और एडवांस वेपन सिस्टम के रीच को बूस्ट करता है। इंपोर्ट कम होने के फॉरेन एक्सचेंज और को बचेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन पे रिलायंस घटेगी। ये ओवरऑल जो पॉलिसी है नेशनल सिक्योरिटी के मजबूत बनाकर इंडिया के ग्लोबल लेवल पर एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में पॉजिटिव काम करती है। तो कंक्लूजन में देखेंगे पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट के थ्रू डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस लाने के ये स्ट्रेटजी मूव काफी क्रूशियल है। टाइमली टारगेट और प्राइवेट पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन से इंपोर्ट डिफरेंसी बचेगा और एक्सपेंडिचर भी बचेगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री एम्पावर होगी और इंडिया के फॉरेन रिलायंस कम होंगे। एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, A Palestinian state is foundation for regional peace। तो वेस्ट एशिया में परमानेंट पीस तभी पॉसिबल है जब इजराइल के साथ एक इंडिपेंडेंट और वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट बने। दोनों स्टेट के कोएग्जिस्टेंस के पूरी रीजनल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बेसिक फाउंडेशन है। ईरान, हिजबुल्लाह और हुतीज के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट मेन जो पैलेस्टीन के अनरिजॉल्व स्टेटहुड इशू हैं। जब तक पैलेस्टीनियन सेल्फ डिफेंस के हक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये रीजनल टेंशन फैलती रहेगी। इस रीजनल दुश्मनी के हिस्टोरिकल रूट 1917 के बल्फोर डिक्लेरेशन से और इजराइल के क्रिएशन से जुड़ी हुई है, जहां लोकल अरब पॉपुलेशन के राइट और जमीन के कॉस्ट पर नया स्टेट एस्टेब्लिश किया गया था। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले ईरान और इजराइल के रिलेशन अच्छे थे। रिवॉल्यूशन के बाद रिश्ते बिगड़ गए, लेकिन अगर पैलेस्टीन राइट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है तो दोनों के बीच हॉस्पिटैलिटी डी एस्केलेशन हो सकती है। दोनों आउटसाइड और बीच असिमेट्रिकल पावर बैलेंस है, इसलिए डायरेक्ट बायलैटरल टॉक सक्सेसफुल नहीं होती। एक सॉलिड एग्रीमेंट के लिए यूएन का यूएस जैसे क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिएटर के इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एक लास्टिंग रोड मैप अचीव करने के लिए विजनरी और म्यूचुअल रीजनल लीडरशिप की नीड होती है, जो ऑनगोइंग मिलिट्री डिस्ट्रक्शन और पॉलिटिकल अपोजिशन के साइड करके पीस नेगोशिएशन के आगे बढ़ाता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे वेस्ट एशिया को ऑनगोइंग क्राइसिस और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड इशू पर टिका हुआ। इसका
सॉल्यूशन टू स्टेट मॉडल में ही है। एक लास्टिंग पीस प्रोसेस स्टेब्लिश करने के लिए न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएशन और स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडरशिप मैंडेटरी है, जो मिलिट्री डिवास्टेशन से आगे बढ़कर रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे वोट फॉर ट्रस्ट। तो ये आर्टिकल इंडिया के इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इलेक्शन कमीशन इंडिया पर डिपेंड करता है, जबकि यूएस में एक ही हाईली डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेगमेंटेड और स्टेट लेड सिस्टम फॉलो होता है, जहां हर स्टेट अलग रूल होते हैं। फेयर इलेक्शन के लिए क्लीन इलेक्टोरल रोल जरूरी है, पर वेरिफिकेशन प्रोसेस के वेपनाइज नहीं करना चाहिए। एशिया तो दोनों डेमोक्रेसी में वोट एनरोलमेंट के लिए मैंडेटरी सिटीजन के प्रूफ और आईडी फोटो बहुत जरूरी है। हेवी पॉलिटिशियन डिबेट चल रहे हैं, जहां एसएस और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना एक मेजर चैलेंज बन गया है। अमेरिका के प्रपोज्ड सेफ एक्ट लेजिस्लेशन वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के टाइम सिटीजन प्रूफ के मैंडेटरी बनाता है, ताकि वोटर रोल के लूप होल्स के फिक्स कर सके। नॉन सिटीजन इलीगेशन इलीगल एनरोलमेंट को रोका जा सके। इंडिया में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के ट्रांसपेरेंसी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन और प्रोसीड्यूरल फेयरनेस पर कंसर्न उठ रहे हैं, ताकि वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन के दौरान जेन्युइन वोटर गलती से बाहर ना हो जाए। दोनों देशों में बढ़ती पार्टीशन पोलराइजेशन की वजह से इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन पर मिसट्रस्ट बढ़ रहा है और रेगुलर मैनिपुलेशन के एलिगेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को डीपली डैमेज कर रहा है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया और यूएस दोनों में इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और वोटर इंक्लूजन के बीच बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन लॉ जेन्युइन वोटर के एक्सक्यूज ना करे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी और सिटीजन ट्रस्ट इंश्योर करना हेल्दी डेमोक्रेसी के बहुत क्रिटिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ड्यू डिलिजेंस। तो रेगुलेटर है के सामने ब्रांड स्ट्रेचिंग को रोकने के बड़ी चुनौती है, जिसमें कंपनी इलायची या सोडा जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन के यूज करके टबाको और अल्कोहल जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। तो इसे सरोगेटरी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेलिब्रिटी और इंडोर्स पर हेवी पेनल्टी लग सकती है। वो अब ये कहकर अपनी जिम्मेदारी नहीं से बच सकते, उन्हें हार्मफुल प्रोडक्ट या सरोगेट इंटरनेट की जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये जो कॉन्क्लूजली प्रूव करने के लीगल जिम्मेदारी गवर्नमेंट या स्टेट पर आती है कि किसी एडवर्टाइजमेंट के असली मकसद और इंटेंट किसी बैंड प्रोडक्ट पर प्रमोट करना था। इंडिया में ओरल कैंसर बढ़ते केस को देखते हुए सरोगेट प्रमोशन को रोक लगाना बेहद जरूरी है, ताकि टबैको जैसे जानलेवा प्रोडक्ट के डिसगेस्ट प्रमोशन को रोक में
बहुत जरूरी है। ओवरसाइट सिस्टम जो COTPA, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बीच बनता हुआ है। इस फ्रेगमेंटेशन के खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के एक सिंगल और यूनिफाइड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। एनफोर्समेंट एजेंसी को वैलिड इंक्वायरी और ड्यू डेलीगेशन मेंटेन करनी होगी, इसलिए केसेस पर भी बिना सॉलिड इन्वेस्टिगेशन के एक्शन लेने और बचना जरूरी है, ताकि स्टेट पर आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच के आरोप ना लगे। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सरोगेट एडवर्टीजमेंट पब्लिक हेल्थ और स्पेशली ओरल कैंसर प्रिवेंशन के लिए एक क्रिटिकल चैलेंज है। सेलिब्रिटी के अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और अलग अलग बिखरे कानून जो है, COTA जो फसाई है, CAPA माने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के यूनिफाइड एनफोर्समेंट के साथ साथ अथॉरिटी के ट्रांसपेरेंट और लीगल प्रोटेक्शन पर फॉलो करके होनी चाहिए, बिना किसी आर्बिट्री ओवररीच के डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंश्योर ना हो सके। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, बिफोर न्यू टैक्सेस मेकिंग एवरी रुपीज काउंट। जिन स्टेट पर हाई डेब्ट और रेवेन्यू डेफिसिट बोझ हुए हैं, उन्हें डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने के पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी और पब्लिक कलेक्शन इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। CAG रिपोर्ट के मुताबिक कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग यूटिलाइजेशन अनयूटिलाइज्ड जो सप्लीमेंट्री ग्रांट और मिसमैच्ड अकाउंट दिखाते हैं। इस वेस्टेज को रोकने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर फाइनेंशियल ईयर के डिपार्टमेंट को बजट एलोकेशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलना चाहिए। हर नए फाइनेंशियल साइकिल में उन्हें अपनी सारी फंडिंग डिमांड और एस्टिमेटेड खर्चों के स्टेज से जस्टिफाई करना मैंडेटरी होगा। गवर्नमेंट के फोकस सिर्फ बजट एलोकेशन या स्पेंडिंग करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए रियल सक्सेस तभी मानी जाएगी जब एलोकेटेड पैसा मेजरेबल फिजिकल डेवलपमेंट जैसे एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर वेलफेयर में कन्वर्ट हो। आम लोगों पर टैक्स रेट बढ़ाए बिना स्टेट रेवेन्यू बढ़ाना जा सके। इसके लिए GST कंप्लायंस के सिंपल बनाना होगा, अननेसेसरी एग्जम्पशन को हटाना होगा और टैक्स चोरी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के सबसे इफेक्टिव रास्ता है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में ओपन और ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोसेस होने से प्रोक्योरमेंट कॉस्ट काफी कम हो सकती है। ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट एक्सपेंशन घटाकर गवर्नमेंट को बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स बचाती है। और तब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए प्रीमेच्योर टैक्स हाई और के बजाय फाइनेंशियल प्रूडेंस, जीरो बेस्ड बजटिंग और आउटकम बेस्ड एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टैक्स लीकेज रोककर और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अपनाकर स्टेट अपने फिजिकल डेफिसिट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक
एनडीबी को ब्रिक्स देशों में 2014 के फोर्टलालिजा एग्रीमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था और इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में लोकेटेड है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स और दूसरे डेवलपिंग कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियली रिसोर्स अरेंजमेंट करना है और फंडिंग प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड बैंक या जो आईएमएफ के अपोजिट एनडी माने न्यू डेवलपमेंट बैंक के सभी फाउंडिंग मेंबर कंट्री के पास इक्वल वोटिंग राइट है और किसी भी सिंगल नेशन के पास वीटो पावर नहीं। ये बैंक फाउंडिंग मेंबर के आगे बढ़कर एक्सपैंड हुई है, जिसमें नए मेंबर कंट्री जैसे बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और उरुग्वे को शामिल किया गया है। डेवलपिंग कंट्री के ग्लोबल डॉलर रेट और करेंसी एक्सचेंज इन्फ्लेशन के रिस्क को बचाने के लिए ये इंस्टीट्यूशनल लोकल करेंसी के फंड रेज और लोकल लोन प्रोवाइड करने में प्रायोरिटाइज करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के साथ बोरोइंग नेशन पर रिजिड पॉलिसी कंडीशन इम्पोज करता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल साउथ के लिए एक डेमोक्रेटाइज फाइनेंशियल अल्टरनेटिव के रूप में काम कर रहा है। इक्वल वोटिंग राइट और लोकल करेंसी फाइनेंसिंग और बिना स्ट्रिक्ट कंडीशन के इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोवाइड करके ये बैंक इमर्जिंग इकोनॉमी के सस्टेन डेवलपमेंट और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के मजबूत बनाता है। तो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल खत्म होते हैं। तो जाने से पहले फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि ये आपका यहाँ पे फीस बढ़ जाएगा, करीबन 1000 के आसपास चला जाएगा। अभी 499 है, 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है और ये 1 साल तक प्रोग्राम चलेगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाएं। यहाँ पे आप PDF और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।